आज हम धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई कहानी सूरज का सातवां घोड़ा के बारे में जानेंगे। इस कहानी का मूल कथ्य और उद्देश्य जो है निम्न मध्यम वर्गीय जीवन, उसकी विडंबनाओं, उनकी त्रासदी जीवन जीने की जो विवशता है और उनके खोखलेपन को उजागर करना है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1952 ईस्वी में है, जो कि उनके प्रसिद्ध प्रयोगात्मक उपन्यास में निहित है, जिसका नाम है सूरज का सातवां घोड़ा। धर्मवीर भारती ने मनोवैज्ञानिक किस्म के दो अनुभव परक जो उपन्यास से लिखे हैं, जिसमें सबसे पहले तो गुनाहों का देवता है, उसके बाद सूरज का सातवां घोड़ा है। इन दोनों की प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है। गुनाहों का देवता मध्यम वर्गीय प्रेम की कहानी है, जिसमें भावुक प्रेम कहानी है, जिसमें समाज और उसकी समस्याएं को उभारा है। सूरज का सातवां घोड़ा में प्रेम कथा ही इसका मुख्य रूप है, किंतु बिल्कुल अलग तरीके से। इस कहानी के बीच अनेक कहानियाँ शुरू होती है और अनेक कहानियाँ साथ में जुड़ी हुई हैं, किंतु यूँ माने कि अनेक कहानियों के रूप में इसमें एक साथ अनेक कहानियाँ जुड़ी हैं। इस कहानी में व्यक्ति और समाज कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालात के शिकार लोगों की कहानी है, जिसके मुख्य पात्र खुद जो है मानिक मुल्ला जी हैं, जो कि एक कश्मीरी हैं और अपने भैया जो भाभी हैं उनके तबादले के बाद वहाँ आकर रहते हैं। उनका जो डेली का है, उनके जो द्वार पे बहुत सारे उनके मित्रों की मंडली जो है वो बैठती है, और ये मानिक मुल्ला जी जो है वो उनके बीच हर एक रोज़ एक नई कहानी को बता के उनका मन बहलाते हैं, और लोग भी उनकी कहानियों को सुनने के लिए उत्साहित रहते हैं। और ये सारी कहानियाँ जो हैं कहीं ना कहीं मानिक मुल्ला जी से जुड़ी हुई हैं। सूरज का सातवां घोड़ा मानिक मुल्ला जी द्वारा बोली गई जो है 7 दोपहर तक की एक कहानी है, जिसमें हर एक दोपहर को एक कहानी की शुरुआत होती है, और सारी कहानियों जो है कहीं ना कहीं मानिक मुल्ला जी से स्वयं से जुड़ी हुई है। 7 दोपहर तक चलने वाली कहानी मानिक मुल्ला से जुड़कर उपन्यास के रूप में परिवर्तित हो गई है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूरज का सातवां घोड़ा एक कहानी में अनेक कहानियाँ नहीं, बल्कि अनेक कहानियों में एक कहानी है। वह एक पूरे समाज का चित्र और आलोचना है, और जैसे जैसे उस समाज में अनंत शक्तियाँ परस्पर आश्रित और परस्पर संभूत हैं, वैसे ही इस कहानियाँ के पात्र भी उन सब पे आश्रित हैं। पहली दोपहर की कहानी, शीर्षक का नाम है नमक की अदायगी। ये जो नामकरण है वो मानिक मुल्ला जी द्वारा की गई है। इस कहानी में लड़की जो है जमुना, जो कि 20 साल की है, और मानिक मुल्ला जो है वो 15 साल के हैं, और 20 साल के होने के बाद भी जमुना की जो शादी अभी तक नहीं हुई रहती है। मानिक मुल्ला जो है वो जमुना के आहते में रोज़ रोटी खिलाने गाय को जाते हैं। उसी बीच उनसे उसकी दोस्ती हो जाती है, और वो किसी न किसी बहाने से जमुना जो है मानिक मुल्ला जी से बात करती है, और उससे अपनी जो पीड़ा है, अपनी जो तकलीफ़ है, और अपनी जो जो बातें हैं उससे मानिक मुल्ला से कहने के लिए उत्साहित रहती है, और किसी न किसी बहाने उनसे कहती भी जाती है। जब मानिक मुल्ला जी रोटी लेकर आते हैं खिलाने, तो वो उनका जो है जमुना उसका इंतज़ार करती रहती है, और अपनी सारी बातें मानिक को बताती है। मानिक नहीं चाहते हुए भी उससे सुनने के लिए जाना ही पड़ता है। यमुना भी जो है वो किसी न किसी चीज़ों का लालच देकर मानिक मुल्ला को बुलाती है। कभी बेसन के जो पुए हैं, फिर कैथोलिक की चटनी, ये सब खिलाकर और उससे अपनी बातों में गुम रखती है और अपनी बातें बताने का प्रयास करती है। और जब मानिक मुल्ला जो है आने से इनकार करते हैं, तब जमुना कहती है कि तुमने मेरा नमक खाया है, अब तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, और तुम यहाँ ज़रूर आओगे मुझसे मिलने और मुझसे बातें करने। जमुना के पिता जो है वो बैंक में क्लर्क हैं। वे अपनी जाति से जमुना का विवाह करना चाहते हैं। जमुना अपने जाति गोत्र के लेकिन थोड़े नीचे जो निम्न स्थिति के एक पड़ोसी लड़के तन्ना से प्रेम करती है, उससे विवाह भी करना चाहती है।
और इस जमुना की जो माँ है इससे सहमत है, किंतु उसके पिता नहीं चाहते हैं। तन्ना उनसे थोड़े नीचे गोत्र का लड़का है, जिसे वो जमुना की जो माँ है वो उसे घर जमाई बनाकर रखना चाहती है। लड़के के पिता महेश्वर जो है, महेश्वर दलाल, इसमें अपना इस बात से मतलब जमुना के साथ शादी करने से वे इसमें अपना अपमान समझते हैं और उनके अहम को ठेस लगती है, जिसके कारण जमुना का जो है विवाह टूट जाता है। जमुना का अन्यत्र जो है विवाह न हो पाने के कारणों से दहेज, अशिक्षा, भावुकता आदि बहुत सारे कारण हैं, जिसके कारण उसका विवाह तय नहीं हो पाता है। और इन सारी जो परेशानियों से है वो त्रस्त रहती है और ये सारी बातें जो है किसी न किसी तरीके से वो मनिक मुल्ला को बताना चाहती है और इसके लिए वो अपने जो है नमक की अदायगी का वास्ता देकर उसे बार बार अपने पास बुलाती है और अपनी सारी बातों को बताती है। दूसरे दोपहर की कहानी। इस कहानी का नाम है घोड़े की नाल। इस कहानी में जमुना की शादी का किस्सा है, जिसमें जमुना की जो है कहीं शादी तय नहीं होती है। पैसे का और अशिक्षा का जो मुख्य कारण रहता है, इसके लिए उसकी पिता और उसकी माँ ने मिलकर उसकी शादी उसकी परिस्थितियाँ जो है इस कदर से कुछ बनती है कि जमुना के माता पिता पर्याप्त दहेज नहीं जुटा पाते। साथ ही अपने झूठे अहंकार के चलते माँ अपनी बेटी का भविष्य खराब कर देती है और अंततः क्या होता है कि जमुना का विवाह जो है तिहाजू वृद्ध जमींदार से करना पड़ता है। तिहाजू का अर्थ है जिसकी तीसरी बार शादी हुई है। तो इतनी उम्र दराज व्यक्ति से उसकी शादी करनी पड़ती है। जमुना भी अचानक संपत्ति समृद्धि पाकर स्थितियों को समझौते कर लेती है और यह अनमेल जो है विवाह किसी न किसी तरीके से सभी जगह दिखाई पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि जमुना हालात के साथ समझौता तो कर लेती है, लेकिन संतान उत्पत्ति नहीं के कारण वो दुखी रहती है, जिसका उपाय जो है एक तांगे वाला उसे मिलता है और एक जिसका नाम था रामधन। उसकी सलाह वो जो है वो जमुना को सलाह देता है कि घोड़े की ऐसा घोड़ा जिसके सिर पर चंद्रमा जैसा तिलक हो, उसका जो है नाल बनाकर पहनने से उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। उसकी इच्छा तो अनेक उपायों के बाद पूरी होती है, किंतु उसके संतान की उत्पत्ति के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। वृद्धावस्था के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में अपने अकेलापन को दूर करने के लिए वही जो तांगे वाला था रामधन, उसे ही एक कोठरी में जगह देती है और उसके साथ वो आराम से रहने लगती है। मनिक मुल्ला के घर पे अजीबोगरीब भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि काली बेट की चाकू, फिर एक अदृश्य सी तस्वीर, फिर आपको घोड़े की नाल। तो जितने भी उसके मित्रगण बैठे रहते थे उन सभी चीज़ों से जुड़ी अनेक तरह की बातें पूछते थे और मनिक मुल्ला जो थे उन्हीं सब बातों पे आधारित बहुत सारी कहानियाँ भी उनको प्रतिदिन सुनाते थे। तीसरे दोपहर की कहानी है जमुना के जिसे प्रेम करती थी तन्ना की कहानी। तन्ना की जो थी 3 बहनें थीं, जिसमें एक जो थी अपाहिज थी और महेश्वर जो थे वे पिता उसके तन्ना के जो पिता थे, तन्ना की शादी जो है लिली नाम की लड़की से करवा देते हैं। लिली जो है उसका वास्तविक नाम तो लाली था, लेकिन नए ज़माने और शिक्षा की जो थी उस पर ज़्यादा ही कुछ प्रभाव था और अपने व्यक्तित्व की रोमानी स्वभाव की भी थी वो। तो लिली जो है नई शिक्षा के आलोक से स्वतंत्र व्यक्तित्व धारण करने वाली रोमानी सपनों से युक्त थी। तो उसने अपने नाम को भी परिवर्तित कर दिया था। लाली से उसके का नाम लिली हो गया था। उसके अब सपने जीवन में साकार नहीं हो पाते और वो तन्ना से उतनी खुश भी नहीं थी। तो अंततः पहले संतान की उत्पत्ति के बाद ही उसका जो है सब कुछ तन्ना से छूट जाता है और वो उसे छोड़कर चले जाती है और सारा विश्वास टूटने के बाद अपने पति तन्ना को उसके भाग्य पर छोड़कर वो अपनी माँ के पास चली जाती है। कहानी में ऐसा भी मोड़ आता है जब तन्ना जो है एक एक्सीडेंट होता है और जिसमें उसकी मौत हो जाती है और मौत के अंतिम क्षणों में भी वो अंत में जमुना का नाम लेता हुआ ही मरता है। चौथी दोपहर की कहानी होती है खुद मनिक की।
जो लिली और मानिक जो है एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वह जो है मानिक जो है वो देवसेना से ज़्यादा जुड़ाव रहता है उसका, और वो लिली को भी देवसेना की तरह मजबूत होने की हिम्मत देता है, क्योंकि उससे वो शादी नहीं करना चाहता और कर भी नहीं सकता है। लिली की शादी जो है वो मनिक मुल्ला से तो नहीं हो पाती है, और उसी की शादी जो है तन्ना नाम के लड़के से होता है जो से प्रेम करता है। तो अंततः इन तीनों ही कहानियों में मनिक मुल्ला, जमुना, तन्ना और लिली, इन सभी में कहीं ना कहीं जो है प्रेम रूपी जो है संबंध एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं। पांचवी दोपहर की जो कहानी है वो काली बेत की चाकू उससे संबंधित है। जब मनिक मुल्ला के जो घर में है वो उनकी दोस्तों की मंडलियों ने जब काली बेत की चाकू को देखा तो दोस्तों ने उनसे पूछा कि इसकी क्या कहानी है मुल्ला, इसके बारे में बताओ। तो जो तीसरा जो सती की कहानी है, बिना माँ बाप की लड़की सती को कोई औपचारिक शिक्षा तो मिली नहीं थी, किंतु वह नारी सुलभ सभी गुणों से युक्त थी। एक शिक्षा की उसमें कमी थी, अन्यथा वो सर्वगुण संपन्न थी। स्नेह प्रेम के संबंध बनाना तथा विश्वास देना और विश्वास पाना उसे बखूबी आता था। परिश्रम और संघर्ष उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। इसी से उसका जो है स्वतंत्र और संघर्षशील व्यक्तित्व उभरता है। परंतु पुरुष वर्चस्व वाले समाज में उसकी रक्षा नहीं हो पाती है। मनिक मुल्ला जो है उस जिसे वो ज़्यादा प्रेम करते हैं वो भी उसे धोखा दे देती है। मनिक मुल्ला भी जो है सती को धोखा दे देते हैं। हालांकि वे उनके व्यक्तित्व के से प्रभावित थे, संभवतः इसीलिए वो श्रम ने सती के बदन में एक ऐसा गठन चेहरा और एक ऐसी जो तेज बातें देखी थी जिससे उसमें आत्मविश्वास पैदा कर दिया था। जब उसे मनिक मुल्ला ने देखा तो उसे मन में ही लिली से का जो है अभाव बहुत हद तक भर गया था, और सती के व्यक्तित्व से वह मंत्रमुग्ध भी था। किंतु परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि वह चारों ओर से अकेली और कामलोपित व्यक्तियों से घिर जाती है। उसका रक्षक जो चाचा ही उसे लील जाना चाहता है। उसे तन्ना का पिता महेश्वर दलाल जो है उसके हाथ बेचने के लिए जो उसके चाचा उत्साहित हो जाते हैं। चारों ओर से निराश जो है सती आशा के किरणों के लिए बस जीवित रहती है और मनिक मुल्ला से सहायता मांगने की कोशिश करती है, पर उसे वहाँ भी धोखा ही मिलता है। इस तरह से सती का मानिक के प्रति जो है प्रेम भाव और मानिक का उसके संघर्ष में जीवन में रुचि लेना, उसकी सहायता करना, सती का अपनी सुरक्षा के लिए बात बात में जो है काली बेल्ट वाले चाकू का निकाल देना, ये इस कहानी का मुख्य भाव है। और इसी के नाम पे इस कहानी का नाम भी काली बेत की चाकू भी रखा गया है। महेश्वर जो दलाल है उसकी जो पत्नी मर गई रहती है, तो फिर वो जो है क्या करते हैं, बेटी के बराबर की उम्र की सती से शादी करना चाहता है, जिसके लिए वो भी उसके चाचा के साथ सती के जो चाचा चमन ठाकुर रहते हैं उसे 500 रुपये में देकर और सती को खरीद लेना चाहता है। इन सारी बातें जो हैं उन सब से त्रस्त होकर सती चाकू दिखाने और से मार डालने की भी धमकी देती है, जिसे वो घिघियाने लगता है और वह अशिक्षित सती को बताता है कि अब तो कानूनी कार्रवाई हो गई है, फिर महेश्वर उसे सुख से रखेगा। और पुरुष पर का सातिर दिमाग जो है वो प्रत्येक स्थिति में अनुरूप के लिए तर्क गढ़ लेता है और इस तरह से वो सती को अपने चंगुल में फंसा भी लेता है। सबसे अहम बात यह रहती है कि सती में आत्मविश्वास भरा हुआ रहता है। वह आत्मविश्वास उसके अथक परिश्रम से पैदा हुआ था। वह मनिक मुल्ला से के प्रति जो समर्पित थी, लेकिन जाति के आडंबर और मर्यादा का जो झूठा जो बंधन था उन्हें सती को अपनाने से रोक रहा था। सती को महेश्वर दलाल के हाथों बेच दिया जाता है। मनिक मुल्ला को इस बारे में सब कुछ पता रहता है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता। इस तरह से ये सूरज का सातवां घोड़ा जो है वो कई तरीकों से इन सारी जो पात्रों के साथ जुड़ा हुआ है।
जिसमें कहा गया जिस तरह की कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसमें जो रथ बना हुआ है उसके जो 4 पहिए हैं जो चारों घोड़े पर सवार है उस तरीके से ये और उसके 6 घोड़े जो है सब पहिए टूटने के बाद भी वो एक के सहारे चल रहा और आगे की ओर बढ़ रहा है। तो उसी तरह से इस कहानी में भी जोड़ा जा गया है कि सूरज के 7वें घोड़े की भांति अपने विश्वास, साहस, सत्य के प्रति निष्ठा और प्रकाशवाही आत्मा की तरह आगे की ओर ये बढ़े जा रहा है और अपने मार्ग को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि 7 घोड़े सूर्य को आगे बढ़ा ले जाते हैं, उसी तरह ये सूरज का 7वां घोड़ा भी अपने रास्ते पे आगे की ओर बढ़े जा रहा है। देखिए कि कहानियों में प्रेम का कहीं भी वर्णन, प्रेम का तो वर्णन है लेकिन कहीं भी उस प्रेम का सही मिलन नहीं हो पाया है। आज का आर्थिक संघर्ष, नैतिक विशृंखला, इसलिए इतना अनाचार, निराशा, कटुता और अंधेरा मध्य वर्ग पर छाया हुआ है। पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें हमेशा अंधेरा चीर कर आगे की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। समाज व्यवस्था को बदलने और मानवता के सहज मूल्यों को पुनः स्थापित करने की ताकत और प्रेरणा भी हमें मिलती ही रहती है। दरअसल इसका कहानी का मूल लक्ष्य जो है निम्न मध्यम वर्ग के समूचे जीवन रूपों का परिचय देना है। इसे उसके सूरज और उसके रथ में जुटे 7 घोड़ों की तरह उन दयनीय हालत के माध्यम से एक सूत्र में बांध दिया जाता है। सूर्य के रथ के आगे बढ़ना ही है, क्योंकि सूर्य का रथ कभी स्थिर नहीं रहेगा और हमेशा आगे की ओर बढ़ता ही रहेगा। और इस अनैतिक, भ्रष्ट और अंधेरे जीवन की गलियों में चलते हुए जो सूर्य का रथ है काफ़ी टूट फूट गया है और बेचारे घोड़े की तो ऐसी हालत हुई है कि किसी की दुम कट गई है तो किसी के पैर उखड़ गए हैं, तो कोई सूख कर ठिठरी हो गया है, तो कोई खुर घायल हो गया है। अब बचा सिर्फ एक घोड़ा जिसके पंख अब भी साबित हैं, जो सीना ताने गर्दन उठाए चल रहा है। वह घोड़ा है भविष्य का, और भविष्य का घोड़ा जो है तन्ना, जमुना और सती के नन्हे निष्पान बच्चों का घोड़ा, जिनकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा अमन चैन की होगी, ज़्यादा पवित्र की होगी, उससे ज़्यादा प्रभाव होगा, ज़्यादा अमृत होगा। यद्यपि बाकी 6 घोड़े दुर्बल और रक्तहीन और विकलांग है, पर 7वां घोड़ा तेजस्वी और शौर्यवान होगा और हमारा ध्यान और हमारी आस्था उन्हीं पर रखनी होगी। और मुख्य रूप से यही जो है इस कहानी का मूल भाव भी है। इस कहानी में जो है मध्यम वर्गीय समाज है उसमें आए अनेक आयाम आते हैं, उन सारे आयामों का बड़ी ही बारीकी से प्रकाशित किया गया है। जैसे आर्थिक तंगी, नैतिक अनैतिक परंपराएं, जातिगत अहम, भय, हीन भावना, कायरता, रोमांटिक भाव, खोखले आदर्श, ये सारे पहलू जो है इस कहानी में आकर सब पाठक को इस विषय पे सोचने पे और इन सभी भावों को पर विवश कर देती है। तो इस तरह से सूरज का 7वां घोड़ा हमारे ये कहानी जो है प्रेम कहानी, ये हमारा यहीं समाप्त होता है, जिसमें मध्यम वर्गीय प्रेम के अनेक प्रारूप उपस्थित हैं। यह केवल प्रेम कहानी पर ही निहित नहीं है, बल्कि ये मध्यम वर्गीय जीवन की घुटन और आर्थिक तंगी को भी पाठक के सामने लाने पे विवश करती है और उसे साकार कर देती है। धन्यवाद।